नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा अध्याय है पर्यावरण प्रदूषण। हो गई कितनी तेजी से जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, ये आप देख सकते हैं। 1990 में विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ को पार कर गई। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लगभग 5 अरब जनसंख्या हो गई। विश्व की जनसंख्या में एकदम से बहुत तेजी आई और जनसंख्या की, इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो भार है वो सीधा सीधा पर्यावरण के ऊपर पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण के ऊपर एकदम से दबाव बढ़ जाता है। अर्थात मात्र 40 वर्ष में विश्व की जनसंख्या में उतनी वृद्धि हो गई जितनी विगत 1950 वर्ष में हुई। अब आप ये देख सकते हैं, केवल 40 वर्ष मात्र में विश्व की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई जितनी उसे ईसा के समय से लेकर 1950 तक होने में लगा। केवल और केवल 40 वर्ष के अंदर विश्व की जनसंख्या 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ हो गई। कितनी तेजी से जनसंख्या के अंदर बदलाव आया और इस बढ़ती हुई, इतनी तेजी से बढ़ी हुई जनसंख्या का सीधा सीधा दबाव पर्यावरण और प्रकृति के संसाधनों पर पड़ा और जिसके कारण उसके अंदर विभिन्न प्रकार की अपद्रव्यताएं आई, उसकी गुणवत्ता में कमी आई और आगे चलकर यही समस्याएं पर्यावरण प्रदूषण के रूप में सामने आई। 2000 तक विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ को पार कर गई। तो आप देख सकते हैं केवल कुछ ही 10 वर्षों के अंदर, अब आप देख सकते हैं 10 वर्षों के अंदर 100 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई विश्व की। इतनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ की दर से बढ़ रही विश्व की जनसंख्या 21वीं शताब्दी के मध्य तक 10 अरब से अधिक होने की उम्मीद है। ऐसा देखा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी के मध्य तक अर्थात 2050 तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर 10 अरब हो जाएगी। इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति का सीधा सीधा दबाव पर्यावरण के ऊपर आएगा, पर्यावरण के मौलिक तत्वों के ऊपर आएगा। पर्यावरण के मौलिक तत्वों को हम जानते हैं, जल, वायु, मृदा, ये पर्यावरण के वो मौलिक तत्व हैं जिनके ऊपर इस बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव आएगा। इसका अधिकांश भाग विकासशील देशों में होगा। विकासशील देशों में अधिकांश रूप से जनसंख्या बढ़ रही है। आज भी यदि हम विश्व की जनांकीय संरचना का अध्ययन करें, जनसंख्या वितरण का अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या विकासशील देशों में ही निवास कर रही है और विकासशील देशों की ही जनसंख्या वृद्धि अधिक है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है और वहां की जनसंख्या मृत्यु दर कम हो चुकी है, क्योंकि विकासशील देश हैं। इस वजह से वहां पर कुल जनसंख्या वृद्धि दर अन्य देशों की तुलना में अधिक है, क्योंकि जो विकसित देश हैं वहां पर निसंदेह चिकित्सकीय सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, पर वहां पर उनकी मौलिक जो नैसर्गिक जनसंख्या जन्म दर है वो कम हो चुकी है। वहां पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। जबकि विकासशील देशों की स्थिति यह है कि यहां जन्म दर तो अधिक है पर मृत्यु दर में कमी आ चुकी है, क्योंकि यहां चिकित्सकीय सुविधाओं का विकास हो चुका है। इस वजह से यहां पर जो नैसर्गिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा सीधा दबाव बढ़ रहा है। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान जिसे हम कहते हैं, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, इनकी पूर्ति का जो सीधा सीधा दबाव है वो किस पर पड़ता है? सीधा सीधा दबाव पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण विकास की गति भी मंद हो गई है। जब जनसंख्या वृद्धि की दर उच्च होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे मुद्दों पर विकास करने के बजाय उस बढ़ती हुई जनसंख्या की मौलिक सुविधाओं, रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति के ऊपर देश के संसाधनों को अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे उस देश के विकास की गति भी मंद हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि पहली आवश्यकता देश की जनसंख्या की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बन जाता है। वन, वन्यजीव, खनिज, जल तथा समुद्री जीवों का बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है। अब देखते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होगा। जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वन है, चाहे वन्यजीव है, खनिज है, जल है, समुद्री जीवों का बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है। अब इस आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सीधा सीधा दबाव प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधनों पर पड़ रहा है और ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन हैं। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक महत्व को अधिक
देखा गया तथा पर्यावरण महत्व की उपेक्षा की गई। अब क्या हुआ, बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण करना है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनको वाणिज्यिक रूप से यानी कमर्शियल इंपॉर्टेंस के हिसाब से ज्यादा देखा गया कि भाई इनसे व्यापार किया जाए, इनको जनसंख्या की आपूर्ति के लिए इनसे उत्पाद बनाए जाए, इनसे उत्पाद बनाकर उसे बाजार में बेचा जाए, बजाय ये देखने की कि वो प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं, उन्हें बचाए रखना पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई। इसके कारण पर्यावरण के मौलिक तत्वों में की गुणवत्ता में गिरावट आती है और गिरावट के कारण आगे चलकर पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। प्रदूषण, भुखमरी, प्राकृतिक प्रकोप इसके दुष्परिणाम है। जब कभी भी पर्यावरण के तत्वों में गुणवत्ता आएगी तो उसके जो परिणाम होंगे वो सामने निकल के आएंगे, वो प्रदूषण के रूप में आएंगे, भुखमरी के रूप में आएंगे, प्राकृतिक प्रकोपों के रूप में आएंगे। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं जिसमें बाढ़ है, सूखा है, जलवायु परिवर्तन है, ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाले प्राकृतिक प्रकोपों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा कारण है पर्यावरण प्रदूषण का, वो है उपभोग में वृद्धि। अब उपभोग में वृद्धि का क्या तात्पर्य है, जब जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उस जनसंख्या का जीवन स्तर भी बढ़ गया। जब जीवन स्तर बढ़ गया तो आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। अब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो उपभोग में वृद्धि होगी। अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ने के कारण उपभोग में वृद्धि होने लग गई। जब उपभोग में वृद्धि होगी तब हमें और ज्यादा उत्पादन चाहिए होगा, आवश्यकताएं बढ़ गई तो और ज्यादा उत्पादन चाहिए होगा। ज्यादा उत्पादन चाहने के लिए सीधा दबाव किस पर पड़ेगा, पर्यावरण के जो मौलिक तत्व हैं, जो मूलभूत घटक हैं, पर्यावरण के जो संसाधन हैं, सीधा उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। औद्योगिक क्रांति के बाद मानव का जीवन स्तर बढ़ने लगा, उसके द्वारा उपभोग किए जाने वाले पदार्थों में वृद्धि हुई। जब आप देखते हैं 18वीं शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी की मध्य तक जब आके देखेंगे तो उस समय औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। अब मानव ने बड़ी तेजी से तकनीकी विकास किया, मशीनरी का विकास किया, विभिन्न यंत्रों का विकास किया। इस यंत्रीकरण के कारण क्या हुआ, उत्पादन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगी, तेजी से उत्पादन होने लगा, हर किसी चीज का औद्योगिक रूप से उत्पादन किया जाने लगा। जब उत्पादन बढ़ने लगा तो मानव की आवश्यकताएं भी, मानव ने उसे अपनाना स्टार्ट कर दिया। जब अपनाना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। अब मानव मूलभूत सुविधाओं से हटकर धीरे धीरे विलासिता की ओर बढ़ने लगा, और जब जीवन स्तर ऊंचा उठता है तो विलासिता की मांग में भी वृद्धि होती है, विलासिता का भी स्तर ऊपर उठता है और विलासिता के स्तर पर जाने में उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लग जाती हैं। आवश्यकताएं बढ़ने और उनकी पूर्ति करने के लिए सीधा सीधा दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। अब उपभोग में वृद्धि होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी सामने आने लगी। प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि हुई। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के साथ ही प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि से पर्यावरण पर दोहरा दबाव बढ़ा। एक तरफ तो क्या हुआ, विश्व में लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जनसंख्या की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो भोजन की हो, आवास की हो, या उनके रहने की हो, इस तरह की आवश्यकताएं तो मूलभूत आवश्यकताएं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, बढ़ी हुई जनसंख्या की इन आवश्यकताओं की पूर्ति का दबाव पर्यावरण पर पड़ रहा था। दूसरी ओर औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जहां मानव की कुछ ही मूलभूत सुविधाएं हुआ करती थी, भोजन पोषण की, उसके अलावा अब विलासिता की वस्तुओं के लिए भी, क्योंकि उसका जीवन स्तर ऊंचा उठने लगा औद्योगिक क्रांति के पश्चात, अब वो विलासिता की ओर बढ़ने लगा। इस वजह से उसकी आवश्यकताएं और बढ़ गई और इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति का दोहरा दबाव पर्यावरण पर बढ़ने लगा। कहां तो वो मौलिक सुविधाओं के लिए काम कर रहे थे, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर दबाव बढ़ा था बढ़ी हुई जनसंख्या का। अब मानव के उपभोग में परिवर्तन के कारण भी पर्यावरण के तत्वों पर दबाव बढ़ने लगा। तो ये एक तरह का दोहरा दबाव हो गया। आदि मानव की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी, अतः उपभोग का दबाव भी प्रकृति की सहन सीमा के अंदर था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो आदि मानव हुआ करता था वो आज के मानव की तुलना में प्रकृति के बहुत ही ज्यादा नजदीक हुआ करता था। उसकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी। रोटी कपड़ा मकान जितनी ही उसकी आवश्यकताएं हुआ करती थी, वो प्रकृति से मूल रूप से अपना भोजन जुटाने का कार्य किया करता था और अपनी बहुत ही निम्न स्तर की, बहुत ही सीमित अवस्था की आवश्यकताओं पर के साथ जिया करता था। अतः प्रकृति पर इतना दबाव नहीं बढ़ता था। पर वर्तमान मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ गई, उसकी उपभोग की प्रकृति भी बढ़ गई, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या का आकार भी बढ़ गया और इन सब का सीधा सीधा दबाव पर्यावरण पर जाके दिखने लगा।
आर्थिक व तकनीकी विकास के साथ ही मानव की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती गई। जब मानव ने आर्थिक व तकनीकी विकास किया तो उसकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई, उपभोग के अंदर भी वृद्धि परिवर्तन आया। प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक होने लगा। अब जब उपभोग में वृद्धि हुई तो उपभोग में वृद्धि के कारण मांग बढ़ी। अब जब मांग बढ़ी तो उस बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन करना था। और उत्पादन कहां से होगा? क्योंकि हम जो भी उत्पादन करते हैं मूल रूप से हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके ही उसी को कच्चा माल के रूप में उपयोग करके नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो उपभोग में वृद्धि के कारण मांग बढ़ी और उस मांग की पूर्ति के लिए सीधा सीधा दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर और पर्यावरण पर पड़ा। दूसरी ओर मानव द्वारा त्याज्य पदार्थों के विसर्जन में वृद्धि से प्रदूषण बढ़ा। एक समस्या तो यह हुई कि भाई आवश्यकता बढ़ गई तो उसके लिए अधिक उत्पादन करना है, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और शोषण हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हुआ, जब उत्पादों का उपयोग हुआ तो उपयोग होने के पश्चात जो पदार्थ त्याज्य वस्तुओं के रूप में या अवशिष्ट के रूप में बचे, मानव ने उनका कचरे के रूप में अपने यहां से विसर्जन कर दिया। और विसर्जन कहां किया? बाहर पर्यावरण के अंदर खुले रूप में, चाहे वो धरती पे किया हो, चाहे वो जलाशयों में किया हो, चाहे वो वायु में किया हो। ये पर्यावरण के सभी मौलिक घटक हैं। और जब इन मौलिक घटकों में इस प्रकार के त्याज्य पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन किया जाता है तो ये वातावरण के इन मौलिक घटकों की गुणवत्ता में गिरावट ले आते हैं। और वातावरण के मौलिक घटकों की गुणवत्ता में गिरावट को ही हम आगे चलकर प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के लिए मात्र विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अपितु विकसित देशों की कम जनसंख्या द्वारा अधिक उपभोग भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। अब बात आती है भाई पर्यावरण प्रदूषण के लिए क्या दोषी है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए हम ये मानते हैं कि निसंदेह तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बहुत अधिक जनसंख्या है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का जो दबाव है वो पर्यावरण पर पड़ता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा जाता है और आगे चल के पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं सामने आती है। और यह भी देखा गया है कि वर्तमान विश्व के अंदर जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या का जो बड़ा हुआ आकार है विकासशील देशों में है, पर यह पूरी तरह सत्य नहीं है। क्योंकि विकसित देशों में आप देख सकते हैं कि निसंदेह वहां जनसंख्या वृद्धि दर कम है, जनसंख्या का आकार छोटा है, पर वहां पर रहने वाली जनसंख्या का जीवन स्तर बहुत ही अधिक ऊंचा है, उनकी उपभोग की प्रकृति बहुत अधिक है, वहां पे विलासिता की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जितना वहां कई गुना ज्यादा आवश्यकताएं हैं वहां की जनसंख्या की विकासशील देशों की तुलना में। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए केवल और केवल विकासशील देशों की जनसंख्या ही जिम्मेदार है, अपितु विकसित देशों की जनसंख्या भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी जनसंख्या की आवश्यकताएं, उनके उपभोग की प्रकृति विकासशील देशों की जनसंख्या की तुलना में बहुत अधिक है। विकासशील देशों की गरीब जनसंख्या की तुलना में विकसित देशों की उच्च जीवन स्तर वाली जनसंख्या का प्रति व्यक्ति उपभोग कई गुना अधिक है। विकासशील देशों में जो जनसंख्या निवास करती है, आर्थिक रूप से वो जनसंख्या इतनी सक्षम नहीं है, आर्थिक स्तर उनका काफी नीचा है, इस वजह से उनकी आवश्यकताएं भी कम है। जबकि विकसित देशों की जनसंख्या, वहां का आर्थिक स्तर काफी ऊंचा है, उनका जीवन स्तर ऊंचा है, उनकी उपभोग की प्रकृति अधिक है, उनकी आवश्यकताएं अधिक है, इस कारण वहां पर प्रति व्यक्ति उपभोग भी कई गुना अधिक है। ऊर्जा का उपयोग वर्तमान युग में विकास का परिचायक बन गया है। जब हम ये देखते हैं कि किसी देश का विकास कितना अधिक है तो वहां देखा जाता है कि वहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना अधिक है। विकसित देशों में ऊर्जा का उपभोग विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक पाया जाता है। अब ऊर्जा के उपभोग से क्या तात्पर्य है कि भाई वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। अब जैसे जीवन स्तर के लिए उनके पास टीवी होगी, उनके पास एसी होगा, उनके पास माइक्रोवेव होगा, उनके पास डिश वॉशर होगा, उनके पास वॉशिंग मशीन होगी, तो इसका मतलब उनका जीवन स्तर ऊंचा है। और इस प्रकार की सभी युक्तियां चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर यदि हम पेट्रोलियम की बात करें तो विकसित देश है, वहां की जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा है, तो उनके पास 2 व्हीलर भी होगा, उनके पास 4 व्हीलर भी होगा, और एक नहीं बल्कि 2-3 4 व्हीलर होंगे, तो उनका पेट्रोलियम का उत्पादन भी, पेट्रोलियम की मांग भी उतनी अधिक होगी। जबकि विकासशील देशों में ये चीजें कम होती है क्योंकि उनकी जनसंख्या का जीवन स्तर कम है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल विकासशील देशों की जनसंख्या ही पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की लगभग 1/4 जनसंख्या निवास करती है, जो भारत की तुलना में ऊर्जा का 55 गुना, कागज का 40 गुना तथा वाहन ईंधन का 250 गुना अधिक उपभोग करती है। तो अब आप ये देख सकते हैं भारत की जनसंख्या की तुलना में
1/4 जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तुलना में इतना गुना अधिक उपभोग कर रही है, 55 गुना, 40 गुना और 250 गुना। तो प्रदूषण तो ये ज्यादा फैला रहे हैं ना भारत की तुलना में। देखा जाए तो जनसंख्या कम है तो क्या हुआ, पर उनकी उपभोग की मात्रा व उपभोग की प्रकृति भी तो जिम्मेदार है। वन विनाश, तीसरा कारण है पर्यावरण प्रदूषण का वन विनाश। वनों के विनाश के कारण प्रदूषकों का प्रभाव तथा मात्रा में वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। हम ये जानते हैं कि वन पर्यावरण के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वन किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं, पर्यावरण के साथ साथ जलवायु में संतुलन बनाए रखते हैं, पर वर्तमान समय में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने तथा प्रदूषकों के प्रभाव को कम करने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समस्त प्राणियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने में वनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। हम ये जानते हैं कि वन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और ऑक्सीजन एक प्राणवायु है, सभी जीवों की श्वसन क्रिया में कार्य होती है। तो वन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करके वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। विभिन्न कारणों से बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए जहां अधिक वन लगाने की आवश्यकता थी, वहीं वनों की अंधाधुंध कटाई से वन क्षेत्र निरंतर घटते चले गए। जहां प्रदूषण को रोकने के लिए वनों की आवश्यकता अधिक थी कि वन लगाए जाएं, वृक्षारोपण किया जाए, वहां आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस संसाधन को समूल नष्ट किया जा रहा है। कृषि भूमि विस्तार, उद्योगों की स्थापना, कच्चे माल की आपूर्ति, चारागाहों का विस्तार, अधिवासों की स्थापना आदि के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है। ये वो सब कारण हैं। इन कारणों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की बड़ी तेजी से, निर्ममता से, तीव्रता से कटाई की जा रही है। पृथ्वी पर प्रारंभ में लगभग 70% भूभाग पर वनों का विस्तार हुआ करता था, जो आज वर्तमान में घटकर केवल 16% रह गया। अब आप ये देख सकते हैं कि वनों का विनाश कितनी द्रुत गति से हुआ है, कितनी तेजी से हो रहा है। इस प्रकार वन विनाश के कारण प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे वन विनाश होता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है। ये पर्यावरण प्रदूषण के कुछ एक मूलभूत कारण हैं। असाइनमेंट, पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों पर आप लोगों को टिप्पणी लिखनी है। इसका यह असाइनमेंट है। किन्हीं भी 2 कारणों के ऊपर आपको लगभग 100 शब्दों में, कुल मिला के दोनों टिप्पणियां अधिकतम 200 शब्दों में आपको लिखनी है। जल्दी ही अगले अध्याय के नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।